हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भरत त्यागी और आज हम लोग अगली पिच एनालाइज और रिव्यू करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की, जो कि गोइंची की पिच है। तुलिका और यश भाई बहन की जोड़ी ये पिच को लेके आई। एंटरप्रेन्योर्स दे वर ओके, बट मेरे को थोड़े इश्यूज इनमें रहे। वो ये कि ये लोग बड़ा नहीं सोच रहे थे। आई मीन एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड हैव सम विजन, यू शुड हैव, मतलब यू शुड थिंक बिग, ताकि ना वो फैक्टर रहे कि यार मैं अपनी कंपनी को इतना बड़ा बना सकता हूं कि दैट इट लीड्स टू क्रिएटिंग अ लार्ज स्केल इम्पैक्ट। मेरे को लगा वो बिग थिंकिंग की, लार्ज थिंकिंग की इनमें मेरे को कमी दिखाई दी। क्यों? बिकॉज आप लोग डील देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 में से केवल एक ही शार्क ने, दीपेंद्र जी ने इनको ऑफर किया था। अब लेकिन उसमें भी क्या रहा ना कि देयर वाज अ फाइट बिटवीन इक्विटी, दे वर नॉट रेडी टू गिव मोर इक्विटी। एंड एज अ स्टार्टअप वो जिस स्टेज पे थे, वो जिस इंडस्ट्री में थे, वो जिस मैं कहूँ अप्रोच के साथ थे, वो जितने एक्सपोजर के साथ थे, मेरे को लग रहा था कि, या मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो, कि उनको इक्विटी से अपना मोह हटा के थोड़ा सा स्टार्टअप की ओर, थोड़ा सा बिजनेस बिल्डिंग की ओर, थोड़ा सा ब्रांड बिल्डिंग की ओर, थोड़ा सा मेकिंग इट बिग की ओर सोचना चाहिए था। इक्विटी के लिए ही सेड इट वाज अ टर्न ऑफ, बिकॉज वो 10 से 15% इक्विटी दीपेंद्र जी मांग रहे थे एंड उनको वो चीज पसंद नहीं आ रही थी। सो आई थिंक एट द वेरी बिगनिंग स्टेज, या जिस लेवल पे वो थे, जिस स्टेज पे इनका स्टार्टअप था, इक्विटी या वैल्यूएशन की इतनी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बिकॉज जब आपके साथ एक अच्छा शार्क जुड़ता है, एक ऐसा व्यक्ति जुड़ता है जिसने खुद कैटेगरी क्रिएशन किया है, ही अंडरस्टैंड्स यू एंड योर प्रोडक्ट, आई थिंक वो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक और स्मार्ट मनी लेके आते हैं। एंड इस वजह से ना आपके ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, एंड देन द इन्वेस्टर हिमसेल्फ इंश्योर दैट ही गेट्स अ गुड एग्जिट। सो फिर वो टेंशन, जब कोई इन्वेस्टर 10 से 15% इक्विटी होल्ड करता है, तो फिर वो टेंशन फिर इन्वेस्टर की हो जाती है। तो आपको फिर उतना ज्यादा गलतियां नहीं करनी पड़ती। आपके पास एक रिसोर्स हो जाता है, एक नॉलेज का, एक एक्सपर्टीज का, एंड आई थिंक वहां पे ये लोग लैक किया। ऑल्सो इनके पास प्रीमियम इनसाइट, मतलब दे वांटेड टू पोजीशन देयर ब्रांड एज अ प्रीमियम ब्रांड, बट वो प्रीमियमनेस कैसे क्रिएट करी जाती है एक ब्रांड में, वो प्रीमियमनेस अपने प्रोडक्ट में कैसे इंड्यूस करी जाती है, और उस प्रीमियमनेस को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है टू दी रेस्पेक्टिव और टारगेट ऑडियंस, मेरे को उसकी भी कमी दिखी। जो पर्पज ये लोग सॉल्व करना चाह रहे थे वो ये कि इंडिया की एक ओन इंडियन ट्रेडिशनल स्पिरिट ब्रांड ये बनाना चाह रहे थे, और इससे अच्छा क्या प्रोडक्ट मिल सकता था जो कि इनको एक कैशू फेनी का मिला, विच हैज गॉट द जियोग्राफिकल आइडेंटिकेटर टैग, द जीआई टैग ऑफ गोवा। तो मतलब वो इंडिया की ओरिजिनल ट्रेडिशनल स्पिरिट फॉर्मुलेशन का टैग जिस चीज को मिला हो, उससे एक स्वदेशी ब्रांड खड़ा करने से अच्छा और क्या ही हो सकता था। इस वजह से इनकी एक तो मार्केट रेगुलेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, बिकॉज ये स्पिरिट अल्कोहल वाले बिजनेस में चले गए, उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस वैसे ही बहुत हाई हैं। दूसरा, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बन जाता है। ए बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, बी बिकॉज ऑफ द पोजिशनिंग एज अ प्रीमियम ब्रांड। तीसरा, इनको ना कैटेगरी क्रिएशन भी करनी थी, बिकॉज फेनी एज अ प्रोडक्ट हैज अ वेरी लो अवेयरनेस इन दी जनरल मासेस। गोवा में भी, गोवा की ड्रिंक है, गोवा में भी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, गोवा में भी बहुत सारे लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, वहां उन तक भी ये ड्रिंक नहीं पहुंची है। तो पैन इंडिया या अक्रॉस तक अगर इसको लेके जाना है तो ऑलमोस्ट एक कैटेगरी क्रिएशन वाला काम करना पड़ेगा, जो अपने आप में ये कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है। सो आई थिंक वहां पे ये दो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसके लिए अच्छा, जो पर्पज ये लोग सॉल्व करें उसके लिए इन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाया, ऑथेंटिक फैमिली रेसिपी से इन्होंने अपने स्पिरिट्स बनाना चालू किए। फिलहाल इनके पास केवल 2 SKUs हैं, वो एक है कैशू एप्पल फेनी और दूसरी कोकोनट फ्लावर फेनी। कोई भी एडेड फ्लेवर्स या एडिटिव्स या शुगर या अपनी फेनी में नहीं मिलाते हैं। दैट इज अ वेरी नाइस थिंग, दैट इज एन एडेड ऑन एडवांटेज, बट आई वुड नॉट से कि ये प्राइमरी यूएसपी या गोट निकल के, गो टू मार्केट निकल के आ सकता है। 1449 मतलब 1450 पर बॉटल इनका प्राइसिंग है, और ये प्रीमियम ब्रांड बनना चाहते हैं, तो मेरे को प्राइसिंग में थोड़ी सी कमी देखी, बिकॉज 1450 एज अ प्राइसिंग ऑफ अ प्रीमियम ब्रांड इज नॉट अप्रोप्रिएट। जब दीपेंद्र जी शार्क टैंक पे होते हैं तो मेरे को लगता है कि हम जैसे एनालिस्ट का काम वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें खुद ही इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, पॉइंट निकाल के सामने रख देते हैं कि हमको फिर कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हीं ने ही ये बोला था कि अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड बनना चाहते हो ना, तो आपको एक प्रीमियम ऑडियंस के पास ही पहुंचना होगा, और जो प्रीमियम ऑडियंस होती है ना, वो इन स्पिरिट्स पे बिल्कुल बॉदर नहीं करती 3000, 4000, 5000 खर्च करने का। वो लेके ही वो बॉटल आएंगे जो 5000 रुपए की होगी, ताकि उनका वो प्रीमियमनेस और सोसाइटल स्टेटस वो बरकरार लगे कि यार देखो 5000 की बोतल कोई और बंदा नहीं लेके आएगा, मेरा स्टेटस इतना हाई है कि मैं ये प्रीमियम ब्रांड लेके आया हूं। तो उस वजह से मेरे को लगता है कि इनका जो प्राइसिंग, जो 1450 की जो प्राइसिंग इन्होंने सेट करी है, वो बहुत लो है। मतलब बनना प्रीमियम ब्रांड चाह रहे हैं, बट प्राइसिंग इन्होंने मास ब्रांड जैसी रखी है। तो अगर प्रीमियम बनना है तो इसको बड़े आराम से, इसको 1450 की जो ये बोतल है, इसको पहले 3000 का, 4000 तक का प्राइस करना चालू करो। अगर प्रीमियम ब्रांड बनना है तो सामने वाले कस्टमर को वो प्रीमियम वाली फील भी आनी चाहिए प्रोडक्ट को खरीदते वक्त। प्लेस की मैं बात करूं तो 100 से ज्यादा वाइन शॉप्स और प्रीमियम आउटलेट्स पे ही अवेलेबल हैं, और
फ्यूचर इनसे प्लान पूछा तो इन्होंने बोला कि वी वांट टू स्टैब्लिश आवर ओन ईबीओज, एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स, जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के होते हैं। यही वजह से मैंने और अनुपम जी ने ये फील किया कि इनको प्रीमियमनेस की अभी उतनी इनसाइट्स की नॉलेज नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप ईबीओज बना लोगे, आप वाइन शॉप्स प्रीमियम आउटलेट्स में पहुंच गए, आप पहुंच गए ना आउटलेट्स तक, तो मतलब आपने एक लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर लिया। अब आपके लिए जरूरी ये है कि आप डिमांड फर्स्ट जनरेट करो। पहले इतनी डिमांड जनरेट करो कि वो वाइन शॉप्स वाले तुमसे इतना माल खरीदें कि तुम बना ना पाओ। क्यों होगा ये? क्योंकि तुम्हारी मार्केट ऐसी है, तुम स्पिरिट मार्केट, अल्कोहल वगैरह की मार्केट में हो। तो ये चीज तो होनी ही चाहिए कि आपसे आपके जो प्रीमियम आउटलेट्स, जो 100 से ज्यादा प्रीमियम आउटलेट्स या वाइन शॉप्स के साथ जिनका आपके साथ टाई अप है, वहां से इतनी ज्यादा डिमांड जनरेट हो जाए कि आपको बनाने ना पड़े और उनका आप ऑफर ना जो उनका ऑर्डर है वो फुलफिल ना कर रहा, उसके बाद कहीं ईबीओ की सोचा जाए। एक दूसरी बात ये कि ये डिमांड जनरेट करने के लिए या वो प्रीमियमनेस दिखाने के लिए ईबीओज एट दिस पॉइंट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। पहले आपको इसकी मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। इस कैटेगरी की, इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको पहले वो प्रीमियम पोजीशनिंग और वो प्रीमियमनेस लेके आनी पड़ेगी अपने बिजनेस में। पहले आपको उन HNIs को, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को, उन सेलिब्रिटीज को, उन इन्फ्लुएंस को हायर करना पड़ेगा जो कि वो प्रीमियम फील प्रोडक्ट की कस्टमर तक कम्युनिकेट कर पाए, ताकि तुम्हारी मार्केट में डिमांड जनरेट करना चालू हो। पहले तुम्हें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ जाना पड़ेगा ताकि तुम्हारी मार्केट में डिमांड जनरेट हो, और उसके बाद शायद कहीं तुम अपना ईबीओ लगाने की सोच सकते हो। अगले पॉइंट में बढ़ता हूं, दैट इज प्रमोशन। अब ये लोग प्रमोशन एज सच कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एनालाइज करूं तो इन्होंने एक आर्टिजनल पैकेजिंग बनाई है। तो पैकेजिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत ट्रेडिशनल लुक था। दूसरा, ब्रांड नेम एंड लोगो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गेट्स देम दी ब्राउनी पॉइंट्स। प्रोसेस की मैं बात करूं तो अगेन एक ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी या एक प्रोसेस इन्होंने उधार लिया है या इन्होंने अडॉप्ट किया है फ्रॉम दी ओल्ड फेनी मैन्युफैक्चरर्स दैट वर देयर इन दी गोवा एंड डूइंग दिस बिजनेस फ्रॉम जनरेशंस। दूसरा, इनका टेस्ट, इस वजह से बिकॉज इनका प्रोसेस बहुत यूनिक है, इनका टेस्ट भी यूनिक आता है। तो ये यूनिक टेस्ट की पहले अगेन मार्केट को आदत डलवानी पड़ेगी, उसके बाद तुम ईबीओज वगैरह में जा सकते हो। उसके बाद तुम आई कैन से उतना पैसा खर्च करने की सोच सकते हो। पहले पुल जनरेट किया जाता है। आज एप्पल मार्केटिंग ना भी करे तो भी वो बिकेगा, बिकॉज उसने अपना मार्केट में वो पुल जनरेट करवा लिया। रेंज रोवर या जैगुआर जैसी गाड़ियों की तुमने कभी मार्केटिंग नहीं देखी होगी, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो कस्टमर है वो टीवी के सामने नहीं बैठा, वो फेसबुक इंस्टा पर टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, राइट। वहां तक पहुंचने के लिए वो लोग खुद जाके मुंह से मांग के ये गाड़ियां लेके आते हैं ना, बिकॉज इन्होंने मार्केट से पुल जनरेट कर लिया है। गोइंची या आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, इसको अभी मार्केट से पुल जनरेट करना बाकी है टू बी दैट प्रीमियम ब्रांड, ठीक है। और जब तक वो पुल जनरेट नहीं होगा तब तक ये प्रीमियम, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो चार्ज भी नहीं कर पाएंगे, तो वो भी एक चैलेंज है। अगला फिजिकल एविडेंस की मैं बात करूं तो लास्ट मंथ सितंबर 23 में इन्होंने 10 लाख का रेवेन्यू किया। टोटल ARR में बात करूं तो 1 करोड़ 20 लाख का ARR इनका बैठता है, जिसमें से 12.5% मार्केटिंग स्पेंड इन्होंने किया। आई थिंक दैट इज वेरी लो फॉर अ बिजनेस लाइक देम। और जो मैं बार बार पुल की बात कर रहा हूँ, मेरे को लगता है थोड़ा सा पुल जनरेट करने के लिए मार्केटिंग स्पेंड इनका अराउंड 25% जितना है उसका डबल होना चाहिए। 48% ग्रॉस प्रॉफिट इनका है। फॉर अ बिजनेस लाइक ऑफ स्पिरिट ये बहुत कम है, प्रोबेबली बिकॉज इनका कॉस्ट हाई होगा बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, लेकिन इन्होंने अपना प्राइस हाई नहीं रखा, जो कि मैं बात भी कर रहा था। तो जैसे ही अपना प्राइस 1450 से बढ़ा के 3000 4000 करेंगे, इनका ये ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो और उसी से ही ये फिर ये प्रीमियम फील आएगी और उसी से ही वो लेग रूम मिलेगा कि मार्केटिंग पे वो उतना खर्च कर पाए। तो जैसे मैंने बताया 5 में से 1 शायद दीपेंद्र जी ने इनको ऑफर दिया और उनको ऑफर एक्सेप्ट भी हुआ। एक बहुत ऐसा एंट्री बैरियर है इनके बिजनेस में, वो ये है कि जो ये जो कैशियो एप्पल वाली जो फेनी है, इसको GI टैग मिला हुआ है। अब बिकॉज ऑफ द GI टैग, द रेसिपी और द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस कैशियो एप्पल फेनी कैन नॉट गो आउटसाइड गोवा। तो इनका मार्केट, मतलब एंट्री टू द मार्केट ऑफ अदर प्लेयर्स बहुत ज्यादा कट हो जाता है, बिकॉज अब गोवा के बाहर तो ये बन ही नहीं सकता, राइट। गोवा के अंदर भी सारे उसके साथ डीलर्स के साथ का कनेक्शन बन चुका होगा। गोवा के अंदर भी जो रेसिपी और जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ये उस टाइम तक, इतने बाकी लोग आएंगे उस टाइम तक स्टैब्लिश कर चुके होंगे, उसे तोड़ना बाकियों के लिए मुश्किल बन जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस फेनी ये लोग ही एक्वायर कर लेंगे। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आई थिंक वो पुल जनरेट करना जरूरी है। सेकंड, ये बहुत अच्छा एंट्री बैरियर काम का आएगा। और इसी वजह से कैशियो स्पिरिट तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं आप उसकी कर सकते, बिकॉज यू जस्ट हैव गोवा टू प्रोड्यूस इट, राइट। एंड गोवा में भी सब लोगों को नहीं आता, ये अपना बढ़ा भी लें अपना सेल तो भी, मतलब अपना प्रोडक्शन तो भी
या सेल भी बढ़ा ले इनफैक्ट, तो भी वो बहुत ज्यादा मार्केट शेयर नहीं कैप्चर कर पाएगा कैशू एप्पल। लेकिन कोकोनट फेनी जो ये बना रही हैं उसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो उसके अंदर पोटेंशियल है। उसको अगर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल में लेके जाएं, उसकी प्रोडक्शन हाई करें, तो उसकी हम आगे जाके कॉस्ट भी गिरा सकते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेगा। और वो उसके अंदर पोटेंशियल है पूरी मार्केट, पूरी इंडिया, पूरी मतलब यूनिवर्स तो चलो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, पूरी कंट्री और इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्वायर करने का। लेकिन प्रॉब्लम अब इसमें भी ये चीज़ है कि अभी कोकोनट फेनी का करंट मार्केट शेयर टोटल फेनी मार्केट शेयर का 10% है। देखो, एक तो अल्कोहल का शेयर हुआ, उसके अंदर छोटा सा एक फेनी का शेयर हुआ, उसका भी 10% केवल ये कोकोनट फेनी का शेयर है। सो ये अभी के समय में बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन और सेल वाला प्रोडक्ट है। तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट इट्स लाइक अभी इसमें बहुत काम बाकी है, इस बिजनेस में बहुत कैटेगरी क्रिएशन और मार्केट में इसमें भी घुसना है। एंड इस वजह से ज़्यादातर शार्क्स ने इनको ऑफर देने से मना किया और केवल एक शार्क ने ऑफर दिया। अगला बिजनेस पे मैं जा रहा हूँ, दैट इज अराटा। अराटा जी को लेके आए ध्रुव एंड ध्रुव। तो दोनों ही लड़कों का नाम ध्रुव था। इनका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो दोनों ने दिल्ली से अपनी स्कूलिंग करी है, एक ने यूके से एंड देन एक ने यूएसए लॉस एंजलिस से अपना कॉलेज किया है। एक जो जिसने यूके से कॉलेज किया है वो एसोसिएट था स्टार्टअप कंसल्टेंसी फर्म में इन इंग्लैंड, और जिसने लॉस एंजलिस से अपना कॉलेज किया है उसने बैंकिंग रोल्स परफॉर्म किए हैं इन दुबई एंड यूएस। सो बैकग्राउंड तो अच्छा, दे वर एजुकेटेड एंड फ्रॉम अ वेल टू डू बैकग्राउंड एज वेल। पर्पस की मैं बात करूं तो ये बनाना चाहते हैं एक हाई परफॉर्मिंग हेयर केयर ब्रांड, एक हाई परफॉर्मिंग हेयर केयर ब्रांड विद होममेड हेयर केयर रेसिपीज। सो एक हाई, देखो ये बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने अपने ब्रांड थीम में ही ये शब्द को इंक्लूड किया है, हाई परफॉर्मिंग हेयर केयर ब्रांड विद होममेड रेसिपीज, जिसकी वजह से इन्होंने आगे कुछ क्लेम्स करे, मैं वो भी आपको बताऊंगा। वो ये कि नेचुरल्स हैं इनके प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, और तीसरा टॉक्सिन फ्री है, नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड टॉक्सिक फ्री। इसको लेकर थोड़ा सा विवाद भी हुआ था बिकॉज उन्होंने अल्कोहल फ्री नहीं बोला था, और विनीता जी ने अल्कोहल के बेसिस पे फिर इनसे सवाल भी पूछे थे। तो वो एक बार जब आप पिच देखोगे तो आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके अलावा इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके कर्ली हेयर हैं तो आपके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट है, अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो आपके पास आपके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, अगर आपके फिजी हेयर्स हैं तो आपके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। एंड इसी वजह से 50 से ज़्यादा एसक्यूज इनके हो गए अभी तक का बिजनेस की या पिच की मैं बात करूँ तो। एक तो मेरे को ये एज एन एंटरप्रेन्योर्स बहुत स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स लगे, क्योंकि द सेंस ऑफ ह्यूमर जिन्होंने अपनी पिच में स्टार्टिंग से एंड तक व्हेन दे वर ऑन द टेलीविजन, उन्होंने वो ह्यूमर बनाए रखा। तो आई थिंक एक वो बहुत अच्छा फैक्टर है, बिकॉज इट लेट्स द फाउंडर और एंटरप्रेन्योर कीप्स गोइंग थ्रू दो स्ट्रगल्स। अगर आप वो ह्यूमर वाला एलिमेंट लूज कर देते हो, तो इन्होंने भी वही बोला, इट्स वेरी हार्ड टू गेट ओवर दी स्ट्रेस मूवमेंट्स इन बिल्डिंग अ स्टार्टअप जर्नी। दूसरा, इन्होंने एक शब्द अपने पिच में यूज किया, वी वांट स्मार्ट मनी। सो वी डोंट ओनली वांट मनी फ्रॉम द शार्क्स, बट वी आल्सो वांट देयर गाइडेंस एंड देयर नॉलेज, देयर एक्सपर्टीज। सो आई थिंक एक वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात ये कि जैसे इनकी, चलो आगे बात करेंगे, तो इनको जो फुल इक्विटी डील ऑफर हुई थी बाय नमिता एंड विनीता, तो 5 में से 2 ही शार्क्स ने इनको ऑफर दिया था, नमिता ने और विनीता ने, और उनके साथ उन्होंने एक फुल इक्विटी डील का ऑफर दिया था। उसको बड़ी ही शानदार तरीके से, बहुत ही क्लेवरनेस के साथ इन्होंने इक्विटी प्लस एडवाइजरी शेयर्स में उस डील को ब्रेक करवा लिया, जिसकी वजह से इनका कोई डाउन राउंड होने से बच गया, बिकॉज उनकी वैल्यूएशन अदरवाइज नीचे जा रही थी देन द एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि एज एन एंटरप्रेन्योर्स दीज पीपल आर फिनोमिनल। परफॉर्मेंस हाई रखने से इनको ये इंडिकेट होता है कि इनको पता है कि कस्टमर इनके ब्रांड के साथ या इनके प्रोडक्ट के साथ केवल तब तक टिकेगा जब तक वो प्रोडक्ट उनको फायदा दे रहा है। अगर उस प्रोडक्ट से कस्टमर को कोई फायदा नहीं हुआ तो नो मैटर आप कितना ही नेचुरल कर लो, आप कितना ही ऑर्गेनिक चिल्ला लो, आप कितना ही टॉक्सिन फ्री क्लेम कर लो, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगा किसी और प्रोडक्ट के साथ इन हिज और हर डेली यूसेज। सो दे नो व्हाट मार्केट एग्जैक्टली नीड्स, व्हाट कस्टमर एग्जैक्टली नीड्स, और वो उसी तरीके से खुद को लेके भी चल रहे हैं। तो आई थिंक ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है। एक चीज जो अनुपम ने भी पॉइंट आउट करी वो ये कि ठीक है इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक है इन्होंने नेचुरल ऑर्गेनिक टॉक्सिन फ्री चीजें बना दी, बट ये अगेन नेचुरल ऑर्गेनिक और टॉक्सिन फ्री इज एन एडेड एडवांटेज, नॉट दी प्राइमरी ऑफरिंग। दूसरा, इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बना दिए फॉर डिफरेंट हेयर टाइप, दैट इज ओके, बट यहाँ पे कोई सस्टेनेबल या कोई एविडेंट, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएटर मेरे को नहीं दिखा इन रिलेशन टू अदर ब्रांड्स। मैन केयर, दी मैन कंपनी, ये तो चलो आदमियों के हो गए, लेकिन फीमेल्स के लिए भी इतने सारे हेयर केयर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स हैं। आप आज एक सर्च मारो अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, इतने सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। हाउ आर देयर प्रोडक्ट डिफरेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेट क्वालिटी? बिकॉज मैं आगे बात करूंगा कि शार्क्स का भी इनके लिए अच्छा रिव्यू रहा है।
तो जस्ट बिकॉज आपकी क्वालिटी अच्छी है दैट डजंट मीन कि आपके पास एक अच्छा डिफरेंशिएटर है। तो एक सस्टेनेबल डिफरेंशिएटर, कोई एक ऐसा फॉर्मूला, कोई एक ऐसी पोजिशनिंग, कोई एक ऐसा बेनिफिट ये लोग अपने कस्टमर को नहीं दे रहे हैं जो कंपेल कर दे कस्टमर्स को टू स्विच टू देम। दूसरा, जैसे कि पिच में आगे बात हो रही थी कि इनका हीरो प्रोडक्ट वाज फॉर द कर्ली हेयर्स एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई नंबर ऑफ एसक्यूज, एक तो ये 50 एसक्यू मेरे को लग रहा है यार ये बहुत ज्यादा नंबर है फॉर अ स्टार्टअप या फॉर अ बिजनेस। ये 50 टाइप के प्रोडक्ट्स, आई एम श्योर ये 50 के 50 प्रोडक्ट्स इक्वली मार्केट कैप्चर नहीं कर देंगे। कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छे परफॉर्म कर देंगे, कोई प्रोडक्ट बहुत बुरे परफॉर्म कर देंगे। मेरे को लगता है 20-30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए यार एक हेयर केयर ब्रांड के पास, क्योंकि वाई आर यू प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट जिसके केवल 10% कस्टमर है, तुम्हारा खर्चा भी नहीं निकलेगा उससे। इससे अच्छा जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा कर्ली हेयर वाला प्रोडक्ट जो हीरो प्रोडक्ट है एंड वो तुम्हारा कैश काउ वाली स्टेज पे पहुंच गया है, सो यार वैसे ही और कैटेगरीज, मतलब आउट ऑफ दिस 20-30 जो मैंने रेंज दिया उसी में से और बिजनेसेस को उसको कैश काउ पे लेके जाओ यार। तुम्हें नए नए प्रोडक्ट डाल के प्रोडक्ट एक्सपेंशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना है फालतू में? अगर तुम्हें लगता है कि उस वजह से तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज हो रहा है, तुम्हारे रिसोर्सेज की एलोकेशन गलत हो रही है, तुम्हारा बिजनेस गलत चल रहा है, तो मत करो वो चीज। आगे बढ़ते हैं तो इनका एमआरपी एक प्रोडक्ट की रहती है 900 रुपए और करीबन उसको 600 रुपए बेच देते हैं। मतलब लगभग 1/3 33% का डिस्काउंट ये लोग दे देते हैं। और इन्होंने ये भी बोला कि आप अभी अपना कॉस्ट रिड्यूस कर चुके हैं, तो अब ये कुछ प्रोडक्ट्स 300 रुपए के लेवल पे भी लेके आए हैं, विच इज आई थिंक अ कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। मैंने जाके दूसरे ब्रांड्स के प्राइस चेक किए ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के इस ही रेंज में प्राइस थे, 100-200 ज्यादा ही होगा। कम वाले तो मेरे को ब्रांड उतने अच्छे दिखे, उतने ज्यादा दिखे नहीं विद गुड क्वालिटी। और वो इसी वजह से क्योंकि अब इनके पास वो स्केल आ चुका है जहां पे उस स्केल के साथ, उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको बोलते हैं, उसके साथ ही अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। तीसरा, प्लेस की मैं बात करूं तो 100% ऑनलाइन ब्रांड है। इनकी खुद की वेबसाइट है जहां से 20% सेल होती है और बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 80% सेल होती है। मेरे को लगता है अगर इनके ब्रांड्स इतने अच्छे हैं तो 1/3 33% डिस्काउंट देने के बावजूद भी, आगे मैं बात करूंगा ये कंपनी अभी तक लॉस में क्यों है, प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाई। इज इट बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, इज इट बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस और व्हाट, वी डोंट नो। सेकंड, अगर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने एक अच्छा ब्रांड बना लिया है, अगर इनके प्रोडक्ट्स इतने धांसू हैं, तो केवल 20% ही सेल्स इनकी वेबसाइट से क्यों हो रही हैं? दिस नंबर शुड हैव एटलीस्ट बीन मैक्सिमम मिनिमम 50%, कम से कम 50% तक, या चलो ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक तो इनके प्रोडक्ट्स इनकी वेबसाइट से बिकने ही चाहिए थे, बिकॉज पीपल शुड हैव कम सर्चिंग फॉर देम, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। सो आई थिंक कुछ तो दिक्कत है जिसकी वजह से इनका ये लोग कंसिस्टेंटली लॉस में, आगे बात करूंगा। मेरे को लग रहा है ना कि ये लोग डेप्थ वर्सेस ब्रेथ के चक्कर में फंस गए हैं। ये लोग बहुत ज्यादा एसकेयूज बना के कंपनी को एक्सपैंड करने की, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, वेराज मेरे को लगता है इनको डेप्थ में जाना चाहिए। डेप्थ में मतलब उनको छोटी से छोटी डिटेल पे ध्यान करके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए एट द वेरी यूनिट लेवल, कि एक प्रोडक्ट पे मेरी प्रॉफिटेबल मेरा यूनिट बन जाए, एक प्रोडक्ट पे मैं प्रॉफिट कैसे कमा लूं। मेरे को लगता है इनको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इनको अपने बिजनेस में डेप्थ में जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्रेथ। तो वो मेरे को एक दिक्कत लग रही है। बहरहाल आगे देखते हैं। तो प्रमोशन की बात करूं तो एक तो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं बिकॉज शार्क्स ने काफी अच्छा रिव्यू है। दूसरा, ब्रांड नेम मेरे को बहुत अराटा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक शॉर्ट है, इजी टू रिमेंबर है, क्वर्की सा ब्रांड है, अच्छी बात है। ऑल्सो इनको ने बताया कि 40-45% इनका रिपीट रेट रहता है, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी 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 फिनोमिनल। प्रोसेस की मैं बात करूं तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सवाल थे, क्वेश्चन मार्क वाली चीज में बोलूंगा कि क्या इनके जो प्रोडक्ट शॉर्ट हेयर के लिए हैं, जैसे मेरे हेयर हो गए ना, तो दिस कम्स इन शॉर्ट हेयर कैटेगरी। अभी आपको शायद थोड़े बड़े दिख रहे होंगे बट चिल उतने बड़े हैं नहीं। दिस कम्स इन शॉर्ट हेयर कैटेगरी। क्या शॉर्ट हेयर कैटेगरी जो है मेरे को लगता है उनके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। मतलब जरूरी नहीं है मैं 300 रुपए के हेयर केयर प्रोडक्ट खरीदूंगा। मेरे छोटे बाल हैं यार, मैं हर 2-3 महीने में कटवाता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े बाल में रखना पसंद नहीं करता। तो अगर मेरा जैसा कोई कस्टमर है जिसको इतना रिक्वायरमेंट्स नहीं है हेयर केयर की, मतलब ठीक है नॉर्मल तेल वगैरह लगा लिया, वंस अ वाइल मैंने कुछ कर लिया तो ठीक है, बट आई डोंट डू इट बिग। देखो ज्यादा हेयर केयर कब आता है ना, जब तुम्हारे एक तो फीमेल्स में बहुत ज्यादा हेयर केयर वाली चीज आती है। दूसरा, फॉर बॉयज हु कीप्स लॉन्ग हेयर और हेयर ऑफ मिड साइज जो आगे लॉन्ग करने की सोच रहे हैं, उस कैटेगरी में हेयर केयर की जरूरत पड़ती है। उस कैटेगरी में हेयर केयर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं। बट फॉर शॉर्ट हेयर आई थिंक यू हैव चीपर ऑप्शंस। सो उस व्हाई वुड एनीवन विद शॉर्ट हेयर परचेज अनलेस एंड अंटिल ही इज डाई हार्टेडली इनटू के मेरे को तो अपने बाल अच्छे रखने, अनलेस एंड अंटिल एक छोटे बाल वाला मेरे जैसा बंदा को शौक है अपने बाल मेंटेन करके रखने का, व्हाई वुड आई परचेज ये 600, 900, 300 वाला प्रोडक्ट, जब मेरे को पता है कि यार मैं नॉर्मल तेल वगैरह से भी या छोटा मोटा 100, 150, 200 रुपए के प्रोडक्ट से भी अपने हेयर केयर अच्छे से कर सकता हूँ। तो पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये लॉन्ग हेयर वुमेन की मैंने बात करी, क्या इनके प्रोडक्ट्स उस प्रोसेस को एफिशिएंट बना रहे हैं? बिकॉज मैं जब भी बात करता हूँ अपने दोस्तों के जिनके बड़े बाल हैं,
अब एक फीडबैक रहता है कि यार बाकी छोटे बाल वाले जैसे मेरे जैसे लड़के बाल बड़े क्यों नहीं करते हैं, तो क्या बहुत झंझट है यार, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स जल्दी हो जाती हैं. सो इट्स इट्स लाइक यू हैव एन एडेड फंक्शन टू डू डेली, राइट. सो क्या उस प्रोसेस को इनके लॉन्ग है या कर्ली है या वुमेन बेस्ड प्रोडक्ट्स एफिशिएंट बना रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क. फिजिकल एविडेंस की मैं बात करूं तो 8 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स इनके हो गए हैं. सितंबर 23 में 2 करोड़ का इनका सेल थी, तो ARR हो गया 24 करोड़ का सेल पूरे साल में होनी चाहिए. 2020, 21, 22, 23, 24 की इन्होंने सेल बताई, और जैसे ARR जैसे 24 करोड़ था तो इन्होंने बताया कि हमारा प्रोजेक्टेड 25 करोड़ है, तो दैट इज फाइन. मतलब दे आर डूइंग फेयरली वेल इन ऑल थ्रू द ईयर. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे इनका सेल बढ़ रही है, 6.5 से 14 हुई, 14 से 17 हुई, 17 से 25 हो गई, इनका लॉस भी बढ़ता जा रहा है. 3 करोड़ से 7 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ से 12 करोड़. क्यों? ऐसा क्या गलत चल रहा है? अगेन, क्या वो ऑपरेशनल वाली चीज़ है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है, या फिर क्या ये अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस हैं, या ये क्या है? कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी सेल बढ़ रही है, उसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस भी बढ़ रहा है. कीपिंग इन माइंड ये 33% डिस्काउंट दे रहे हैं, कीपिंग इन माइंड इनके वेबसाइट से ओनली 20% सेल हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है. वाई आर दे कंसिस्टेंटली एट लॉस? मेरे को लगता है कि इनका जो लॉस हो रहा होगा वो मेजॉरिटी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हो रहा होगा, तो वो वेरिएबल लॉस होगा. इस वजह से मेरे को लगता है ये लॉस पर यूनिट वाली, मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स में इनका लॉस चल रहा होगा. इसलिए मैंने पहले बोला था कि इनको डेप्थ में बिजनेस में जाना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी एट द यूनिट लेवल सोचनी चाहिए. बैंक में इनके लगभग 50 लाख रुपए पड़े हैं और 4 से 4.5 करोड़ की इनके पास इन्वेंट्री पड़ी है, तो बहुत ज़्यादा रनवे इनके पास बचा नहीं है. कीपिंग इन माइंड वो लॉस कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं. सो समथिंग और दी अदर इज नॉट राइट. थोड़ा बिजनेस में और डीप में जाना पड़ेगा, थोड़ा और देखना पड़ेगा. ये सस्टेनेबल डिफरेंशिएटर नहीं है और हीरो प्रोडक्ट से डिफ्यूज हो रहे हैं. अच्छा, एक और चीज़ मेरे को लग रही है ना कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट इतनी उठा ली है, तो उस चीज़ का भी एक प्रेशर हो सकता है कि इन्वेस्टर्स प्रेशर बना रहे हो कि यार कंपनी को जल्दी जल्दी ग्रो करो, बट ये वो कर नहीं पा रहे हैं. तो मेरे को लग रहा है वहाँ से भी थोड़ा सा इस वजह से दे आर ट्राइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग एंड आर नॉट एबल टू फोकस ऑन स्मॉल थिंग दैट गिव्स मोर रिजल्ट. सो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. बहरहाल देखने वाली चीज़ रहेगी कि ये ब्रांड्स अपने आप को कैसे ग्रो करते हैं, गोइंची और अराटा दोनों. अगली वीडियो में हम अगले दोनों ब्रांड्स को अगले डायसेक्ट करेंगे. मैं उनकी कुंडली बनाऊंगा, जैसे मैं इन लोगों की पूरी कुंडली बना के लेके आता हूँ आपके सामने. विद दिस सेड, एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो कम्स टू एन एंड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.